हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेग में, ऑप्शन नंबर बी रंग, ऑप्शन नंबर सी भार, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। इसमें ये कह रहा है ना कि वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें वस्तु में जड़त्व जड़त्व का मतलब होता है उसमें विरोध करने की जो प्रवृत्ति हुई वो उतना ही अधिक होगा। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। तो सबसे कम हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है गामा किरणें का। सबसे कम गामा किरणें का होता है, यानी 2 का भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये वाला थोड़ा रटनेट वाला टाइप क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। ये भी ध्यान रखना है कि गामा किरण का खोज किसने किया है? तो गामा किरण का खोज किया है बेकुरल ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाहनों में रिव्यू मिरर, ऑप्शन नंबर बी शीशे की खिड़कियां, ऑप्शन नंबर सी मेकअप दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कैलिडोस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाहन का रिव्यू मिरर में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तल दर्पण के लिए हम लोग बस ये वाला एक वाहन का रिव्यू मिरर को याद रखना है, जो कि और उसके बाद दूसरा उत्तल दर्पण में याद रखना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग जैसे चिकित्सा के रूप में नाक कान गले ये सब का जो ये होता है इसमें किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्विफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी अभिसारी लेंस। इसको थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम लोग निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना है। और उत्तल अवतल किसको बोलते हैं? तो अवतल ही हम लोग कहते हैं, अवतल लेंस कहेंगे हम लोग अपसारी लेंस को। अपसारी को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 30 वॉट का एक उपकरण 12 वोल्ट की, वॉट बोले और ये वोल्ट है, की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा खाली स्थान होगी। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वॉट यानी पी, यानी कि किसका बात कर रहा है? शक्ति का बात कर रहा है। पी बराबर होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्ट इंटू धारा। उसके बाद अगर हमको निकालना क्या है, पी मेरा कितना दिया हुआ है? पी मेरा 30 दिया हुआ था। वोल्ट कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ था। निकालना क्या था? आई निकालना था। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 30 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4 से या 3 से, 3 चौके 12, 3 दहाके 10/4 का मतलब होता है 2.5 एम्पियर। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं।
ऑप्शन नंबर ए 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 1.25 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है खाली स्थान यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी शुष्क शेल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत डायनेमो, ऑप्शन नंबर डी दिक् सूचक की सुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी डायनेमो ऐसा विद्युत यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। और इसका जस्ट अपोजिट काम करता है मोटर। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। इसका 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है खाली स्थान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो किसके साथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा। यानी कि धारा में जब अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होता है, वृद्धि ही होता है। इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए भार, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी आकृति, ऑप्शन नंबर डी चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जब बल लागू किया जाता है किसी पिंड पर असंतुलित बल, तो इसमें क्या चीज में परिवर्तन होता है, तो इसकी चाल में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। चाल पहले कहते किसको है, तो प्रति सेकंड जो हम लोग तय की गई दूरी होता है वही इसी को चाल कहते हैं। और चाल अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है, तो सदिश राशि का अपना परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। परिमाण बोलेंगे वो जो नंबर, जैसे कि 4 किलोमीटर लिखा है और अगर पश्चिम लिखा गया तो 4 जो हुआ 4 किलोमीटर, ये मेरा परिमाण हुआ, और जो पश्चिम लिखा है ये मेरा दिशा हो गया। तो अदिश और सदिश में ये अंतर हुआ। तो ये अदिश राशि है क्योंकि चाल का दिशा नहीं होता है, और चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं इंग्लिश में खाली स्थान की एक मोटी मोमी परत होती है। ऑप्शन नंबर ए पेक्टिन, ऑप्शन नंबर बी क्यूटीन, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा, एक बार और हम इसको क्यूटीन के बारे में लगता बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रेगिस्तानी जो पौधा होता है ना, उसमें एक मोम परत होता है, क्यूटीन का उस पर परत चढ़ा हुआ रहता है। ये इसलिए होता है ना क्योंकि उन लोगों में पानी का जो हरास ना हो, यानी कि पानी ज्यादा मात्रा में पौधे से बाहर ना निकल जाए, तो इसके लिए क्यूटीन की एक परत से क्या होता है, वो ढका हुआ रहता है, ताकि वाष्पीकरण से पौधे को बचाया जा सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पक्षियों में खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए द्विकक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर बी 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर सी 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर डी 1 कक्षीय हृदय। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
चार कक्षी हृदय इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको बस थोड़ा रटना है, इसको बस ध्यान रखना है, इतना ही काफ़ी है। और एक बात और हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम अपने अकॉर्डिंग इसको फिर से एक बार रीचेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, यह डिंबवाही नलिकाओं जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं के मार्ग को अवरोध कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह शुक्राणु के स्राव को अवरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह डिंब के स्राव को निरोध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के मार्ग पे लगाया जाता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब के मार्ग पर अवरुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम एक बार फिर से रीचेक करेंगे, इसको भी हम छोड़ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 हो सकेगा तो नेक्स्ट स्लाइड में लगाएंगे, नहीं तो फिर कोई और प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें हम लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, किण्वन की प्रक्रिया खाली स्थान में होती है। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। तो 14 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया होती है मेरा ईस्ट में होती है, इसको ध्यान रखना है। ईस्ट में क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो पहले किण्वन है क्या, तो किण्वन वैसी प्रक्रिया है जिसमें शर्करा का जो घोल होता है, तो शर्करा जो है वो कार्बनिक पदार्थ में जैसे अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल इत्यादि में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, तना। ऑप्शन नंबर बी, जड़। ऑप्शन नंबर सी, कलियां। ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि ये वाला सारा का सारे लोग, मतलब सारे लोग सही इसका जवाब दिए होंगे, क्योंकि ये मतलब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कोशिश, आप लोग भी थोड़ा जवाब देते रहिए और कोशिश कीजिए कि बता सकें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी से क्या क्या प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पौधे की मिट्टी से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, ये सब कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, जंतु विज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब कुछ और इससे अधिक बात भी जान ले रहे हैं, तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। होल अगर जंतु विज्ञान देखा जाए तो अरस्तु को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो
ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 0.4%, ऑप्शन नंबर डी 0.6%। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.4%। इसका क्या है सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, आज का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी है, इसीलिए आई होप कि सबसे बन रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 6 यूनिट और 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 12 यूनिट और 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 12 यूनिट और 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 6 यूनिट और 1 यूनिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 12 यूनिट और कितना हो जाएगा 1 यूनिट। इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी नमी, ऑप्शन नंबर सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हवा की गति में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा नमी, यानी नमी जो है तो सॉरी नमी जो होता है वो वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है कम कर देता है। मतलब अगर वातावरण में नमी रहेगा तो वाष्पीकरण कम हो पाएगा, क्योंकि वो जो वायु है जो मतलब मॉलिक्यूल हुआ, यानी कि जो जल का बूंद हुआ वो हमारे वातावरण में ही रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसकी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका एक फॉर्मूला भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम मतलब कि अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है 2n स्क्वायर कर करके। तो चौथा वाला का पूछा तो 4 का स्क्वायर 4 का 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। किसका आंसर है 32। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि किसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी थोरियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बाकी जो ए सी और डी है जो यानी प्लूटोनियम यूरेनियम और थोरियम ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और मतलब कि टाइटेनियम जो है वो एक लोहे जैसी धातु है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। तांबा से अधिक क्रियाशील कौन है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी प्लैटिनम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सोना। तो इसका सही जवाब क्या होगा इसको बताने से पहले हम पहले अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो बांटा गया है उसको बता दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो
सबसे पहले हो जाता है पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद हो जाएगा Fe यानी कि फेरम यानी कि लोहा, उसके बाद हो जाएगा Sn यानी टीन, उसके बाद Pb यानी लेड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर Ag यानी कि सिल्वर, उसके बाद हो जाएगा ऑरम यानी कि सबसे कम रिएक्टिव है। नीचे से लीस्ट रिएक्टिव से हम लोग इस टाइप से ऊपर बढ़ते हैं, इस टाइप से, यानी लीस्ट रिएक्टिव से बढ़ते हैं। सबसे कम है रिएक्टिव ऑरम है और सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम। तो उसके अकॉर्डिंग पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हमको इसको ध्यान रखना है। ये वाला जो रिएक्टिव सीरीज बताया है, इसको हो सकेगा तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर हमको जवाब दीजिएगा। यानी तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्या है, तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन नंबर बी रेडियोधर्मी, ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसके बाद अप्रासंगिक हो गया, तो उत्कृष्ट गैस के बाद क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, 25 पे, लास्ट क्वेश्चन। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए चमकदार, ऑप्शन नंबर बी बिना चमकदार, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी गहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला, इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर। यानी सर्वाधिक गर्म कौन सा होता है, तो नीला भाग जो होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। आज का सेट थोड़ा इजी था, इजी साइड में था, ज़्यादा उतना फैक्ट बताना नहीं था, इस वजह से आज का सेशन थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।